Good morning, everyone. My name is Ankit Sinha from Department of Civil Engineering, and welcome back to the course on Engineering Hydrology. Currently, we are going through our second module, which is precipitation. In the previous lectures on this particular module, we have discussed about mechanism of precipitation, where we talked about various terms such as dew point, humidity, etc. Then we talked about various forms of precipitation, which were rainfall, snowfall, hail, and other forms. Then we talked about various types of precipitation such as orographic precipitation, frontal precipitation, cyclonic precipitation. Then we discussed about various rainfall seasons present in India. Then we talked about how to measure the rainfall data with the help of rain gauges, where we talked about recording and non-recording rain gauges. We also discussed about non-conventional rain gauges. After that, we have discussed about the parameters specified by Indian standard about rain gauge stations and what are the various network density conditions provided for that for particular scenario in Indian conditions. Now we are going to talk about what are the optimum number of rain gauges required for a particular location or for a given accuracy. So आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा व्हाट इज द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन सिनेरियो. ठीक है, मतलब कि किसी भी रेन गेज स्टेशन की ऑप्टिमम संख्या क्या होनी चाहिए. ठीक है, तो रेन गेज मेजरमेंट के रेनफॉल मेजरमेंट के लेके जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं तो सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है ये अंडरस्टैंड करना कि हम किसी भी गिवन एरिया का एक्यूरेटली रेनफॉल कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये एरिया का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है. लेट्स से अमाउंट ऑफ 100 किलोमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो इस पूरे एरिया का रेनफॉल मेजर करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि हम पूरे गिवन एरिया का रेनफॉल को कलेक्ट करें, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. ये हम लोग एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं कि पूरे गिवन एरिया का रेनफॉल आपका कांस्टेंट होगा. क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल फेनोमेना है और नेचुरल फेनोमेना होने के कारण हर जगह पे आपका रेनफॉल का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा. ठीक है, तो हम इसको एवरेज आउट भी आसानी से नहीं कर सकते. ठीक है, तो इन सब काम को सिंप्लीफाई करने के लिए एक सिस्टम आया कि आप क्यों ना इसमें से कुछ सैंपल्स कलेक्ट कर लीजिए. ठीक है, आप गिवन एरिया में कहीं कहीं आप रेन गेज स्टेशंस लगाइए, आप गिवन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए. ठीक है, और रेन गेज स्टेशन एक सैंपल की तरह एक्ट करेंगे और इन सब का डेटा आप कलेक्ट कर लीजिए और इस डेटा को इंटरप्रेट करेंगे अलग अलग तरीके से और वहाँ पे हम लोग बता पाएंगे कि आप गिवन एरिया में आपका एवरेज रेनफॉल कितना होगा. ठीक है, तो ये सिस्टम हुआ आपके सैंपलिंग का. ठीक है, जिससे हम लोग एक गिवन एरिया या गिवन कैचमेंट एरिया में आप रेनफॉल को एस्टिमेट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें एस्टिमेशन के अलग अलग तरीके हैं जो आप सिंपली मीन कर सकते हैं या फिर आप एरिया को फैक्टर इन करते हुए आप अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें आएंगे, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. अभी हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा हमें ये पता करना कि हमारी जो सैम्पलिंग हो रही है वो सफिशिएंट है या नहीं है. इसका मतलब अगर आपको हायर एक्यूरेसी चाहिए, जब भी आप किसी भी चीज़ को सैम्पलिंग के थ्रू मेजर करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे कुछ चांसेस ऑफ एरर होता है. ठीक है, तो हायर एक्यूरेसी के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास सैम्पलिंग नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ाने पड़ेंगे. अगर आपको एरर कम करना है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, एक्यूरेसी इंक्रीज करना होगा तो एरर कम होगा और नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ाने पड़ेंगे. ठीक है, तो एक तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी एक्यूरेसी. एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सैंपल्स. ठीक है, तो एक और चीज़ है, आपको एक्यूरेसी भी एक लिमिट तक ही चाहिए. 90% 95% के एक्यूरेट अगर आपके पास रिजल्ट है तो मोर और लेस सफिशिएंट है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ाएंगे आपका कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट हमेशा बढ़ता जाएगा. तो एक बैलेंस आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि आपके पास गिवन एरर जो कि आपके लिए एक्सेप्टेबल है उसके लिए आपको कितना सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस पार्टिकुलर सिनेरियो में कि हमें एक गिवन परसेंटेज ऑफ एरर के लिए कितना सैंपल आपका रेनफॉल का डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा गिवन कैचमेंट एरिया में. ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मूला बताया गया है. अगर आप कंफर्टेबल हैं विथ एरर रेट ऑफ ई तो आपको गिवन एरिया के जो सैंपल्स होने चाहिए वो आपको इस फॉर्मूले के थ्रू दिखाए जाएंगे. द नंबर ऑफ सैंपल्स शुड बी इक्वल टू CV by एरर का स्क्वायर.
ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे CV क्या होता है। CV डिफाइन किया जाता है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको लिखते हैं 100 इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई पी। एरर चूँकि परसेंटेज में होता है, एरर 10% 5% इस हिसाब से अगर बात करेंगे, तो इसलिए हम लोग CV में ही 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि आपको एक यूनिफॉर्म फॉर्मूला आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आता है सिग्मा। सिग्मा कैसे निकालेंगे, तो किसी भी सैंपल का हमको आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मीन पता करना पड़ेगा। किसी भी सैंपल का निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन मीन पता कर लेंगे आप। मीन पता करने के बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दो तरह के होते हैं, सैंपल डेविएशन फॉर टोटल नंबर ऑफ सैंपल या फिर n-1। दो तरह के स्टैंडर्ड डेविएशन पॉसिबल है। यहाँ पे आपको हमेशा n-1 वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे सैंपल के बारे में बात करें, पूरे पॉपुलेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास अगर पूरे पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो सिग्मा n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोग स्टैटिस्टिक्स के डिटेल में नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सिग्मा n-1 वाला फॉर्मूला ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। n-1 मतलब आपके जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है -1 करके हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। ये आपका, अगर हम लोग जब भी सैंपल के बारे में, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के बारे में बात करते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे हम, तो कैसे लिखेंगे, सिग्मा n-1 विल बी इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ PI माइनस एवरेज प्रेसिपिटेशन, इन सबका स्क्वायर करके समीशन डिवाइड बाई, सपोज n-1 आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स n है, उसका अंडर रूट, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा आ जाएगा तो आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल जाएगा तो आपके पास ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज गिवन एरिया में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपको लेट्स से 10% या फिर 5% एक्यूरेसी के हिसाब से काम करना है, 5% एक्यूरेसी के हिसाब से करना है, तो आपको उसके हिसाब से गिवन सैंपल का सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया और 5% का आपका एरर रेट आ गया, तो आप नंबर ऑफ रेन गेजेस बता सकते हैं कि आपके पास कितने होंगे। आपको देखना है जैसे जैसे आपका एरर रेट कम होते जाएगा, वैसे वैसे नंबर ऑफ रेन गेजेस आपके बढ़ते जाएंगे। अगर एरर रेट आपका 1% है, इसका मतलब एक्यूरेसी आपकी 99% है। 99% एक्यूरेसी के लिए आपका नंबर ऑफ रेन गेजेस ज़्यादा होंगे, तो उसी हिसाब से आपके कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो अभी लेट्स से 5% के लिए आपके पास नंबर ऑफ रेन गेजेस का यहाँ पर कोई एक वैल्यू आ जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको एवरेज प्रेसिपिटेशन निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रेसिपिटेशन निकालने के बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे और उसके बाद ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज निकाल सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज 17 आया, ठीक है। तो और आपने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे हुए 15, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्टिमम नंबर की रिक्वायरमेंट 17 है, आपके पास सिर्फ 15 है, तो आप क्या करेंगे, एडिशनली 2 रेन गेज और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से आपको कैलकुलेशन करने के बाद आपका डेटा आ रहा है 12 और आपके पास टोटल नंबर ऑफ रेन गेज 15 है, तो आपको कोई भी एडिशनली रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं है रेन गेजेस ऐड करने के लिए, ठीक है। तो एक बार फिर से समराइज करने के लिए हम आपको एक बार कंसेप्ट बता देते हैं। रेन गेज के थ्रू हम लोग एक गिवन सैंपल का रेनफॉल मेजर करेंगे, ठीक है। हम कभी भी टोटल एरिया का रेनफॉल मेजर एक्यूरेटली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेनफॉल आपका एक नेचुरल प्रोसेस है और आपके पास 100% एक्यूरेसी के साथ कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पूरे 100 किलोमीटर, लेट्स से आपका टोटल एरिया 100 किलोमीटर स्क्वायर का है, तो आपको टोटल पूरे 100 किलोमीटर स्क्वायर में जितना रेनफॉल हुआ सारा का सारा कलेक्ट करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, कुछ रेन गेजेस लगा दिए गिवन आपके पास जो इंडियन स्टैंडर्ड ने डायरेक्टिव दिया था। अगर फ्लैट एंड प्लेन कैचमेंट है तो आपका हर 520 किलोमीटर स्क्वायर पे एक रेन गेज होना चाहिए। इस हिसाब से आपका जो भी डायरेक्टिव था उसको इस्तेमाल करते हुए आपने कुछ रेन गेजेस लगाए और ये एक सैंपल की तरह काम करेंगे। ये सैंपल में आपको मतलब कि आपको कितना रेन गेज लगाना है ये आपके एरर रेट से डिसाइड होगा। यह एरर रेट कहाँ से आएगा, ये आपका एरर रेट इस फॉर्मूला से आएगा, जो कि आपको बताएगा ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस क्या है। तो आप जिस एरर रेट के लिए कंफर्टेबल है उसके लिए आप ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज निकाल सकते हैं। आपको उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 100 सिग्मा बाय एवरेज प्रेसिपिटेशन। सिग्मा निकालने के लिए आपके पास गिवन डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और एवरेज प्रेसिपिटेशन निकालेंगे। इससे आपको एक एस्टिमेट पता चल जाएगा कि हमारे पास इतने रेन गेजेस इस पार्टिकुलर सिनेरियो के लिए
चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास नंबर ऑफ रेन गेज रिक्वायर्ड 17 आ रहा है और आपके पास 15 का डेटा पहले से था तो आप एडिशनली 2 रेन गेज और डाल करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ रेन गेज रिक्वायर्ड 12 आ रहा है और आपके पास ऑलरेडी 17 रेन गेज है तो आपके पास कोई भी एडिशनल रेन गेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको सेम एक्यूरेसी मेंटेन करना है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस पार्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ताकि आपको पूरा क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे। अभी जो कंसेप्ट हमने देखा है उसके बेसिस पे ये होगा आपका एडुकेसी ऑफ रेन गेज स्टेशन, मतलब गिवन एरिया में आपके पास नंबर ऑफ रेन गेज एडिक्वेट हैं या नहीं है। ठीक है, तो लेट्स से आपके पास एक एग्जांपल है जहाँ पे डेटा कुछ दिया हुआ है, उसके हम लोग देखेंगे क्या क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A catchment has a 6 rain gauge station. In a year, the annual rainfall has been recorded by the gauges as follows, which are 82.6 centimeter, 102.9, 108, 108.3, 110.3, 98.8, and 136.7. For a 10% error in the estimation of the mean rainfall, calculate the optimum number of stations in the catchment. ठीक है, तो अगेन आपके पास यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ आपके पास रेनफॉल का डेटा दिया गया है। ठीक है, तो आपके पास ऑलमोस्ट 6 स्टेशन है जहाँ पे रेनफॉल का डेटा कलेक्ट किया गया है और आपको बताया गया है। तो हमने आपको पहले डिस्कस किया था, जब भी रेनफॉल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा हाइट के टर्म्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइट के टर्म्स यानी आपको सेंटीमीटर के टर्म्स में सारे डेटा आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ पे आपको देखना है, आपके पास बताया गया है कि आपके पास एरर रेट अलाउड जो है वो 10% का है, मतलब 10% तक का एरर आपके लिए एक्सेप्टेबल है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग आगे का काम करेंगे अपना। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका एरर की वैल्यू जो है आपकी 10% अलाउड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बताया गया है, आपको ये बताना है व्हाट इज़ द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस स्टेशन इन द कैचमेंट। तो ये डायरेक्ट एक तरह से सवाल हो गया आपके पास, आपसे सीधा पूछा जा रहा है कि आप बताइए ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस क्या है। तो गिवन डेटा के हिसाब से आपको सबसे पहले क्या पता करना होगा, आपके पास फॉर्मूला याद है तो हम लोग लिख सकते हैं ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज फॉर ए गिवन कैचमेंट एरिया कैन बी गिवन एज n इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिवाइड बाय एरर का स्क्वायर। एरर आपको दिया हुआ है 10%, आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का क्या फॉर्मूला आपके पास 100 इंटू सिग्मा n-1 डिवाइड बाय पी एवरेज। अब आपको क्या करना है, गिवन डेटा के लिए सिग्मा n-1 पता करना है और पी बार पता करना है। ठीक है, तो पी बार पता करने के लिए काफ़ी सिंपल सिस्टम आपको पता है, सारे डेटा का आपको एवरेज लेना पड़ेगा। जो कि आपका डेटा है उसको ऐसे लिख सकते हैं 82.6 प्लस 102.9 प्लस 180.3 प्लस 110.3 प्लस 98.8 प्लस 136.7 होल डिवाइड बाई 6। ये कैलकुलेट करने के बाद आपके पास पी बार की जो वैल्यू है वो हो जाएगा 118.6 सेंटीमीटर। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी डेटा है समेशन ऑफ पी बार माइनस पी आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n-1 यानी 6 माइनस 1, ये डेटा आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो होगा 35.04। ठीक है, अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका यूनिट आपका यहाँ पे सेम पैरेंट डेटा का हिसाब से यूनिट होगा। तो अभी तक आपके पास जो जो डेटा मिले वो क्या क्या हो गए, n की वैल्यू क्या है 6, पी बार की जो वैल्यू है 118.6, सिग्मा n-1 की वैल्यू 35.04 और एरर जो आपके पास है वो है आपका 10%। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकाल सकते हैं हम यहाँ पे 100 इंटू सिग्मा n-1 डिवाइडेड बाई पी बार, ये हो जाएगा 100 इंटू 35.04 डिवाइडेड बाई 118.6, जो कि फाइनली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा 29.54। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया तो सिमिलरली नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन आप निकाल सकते हैं
CV बाई एरर का स्क्वायर इज इक्वल टू 29.54 डिवाइड बाई 10% एरर एक्सेप्टेड था, उसका स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती है आपका 8.7 स्टेशंस। ध्यान रखें हमेशा इसको राउंड ऑफ ऊपर की तरफ ही करेंगे, यहाँ पे तो 9 स्टेशन आएगा। हमें अगर आपके पास डेटा 8.2 भी होता तो उसको राउंड ऑफ करके आप 9 करते। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 8.2 से अगर आप राउंड डाउन करके 8 कर लेते हैं तो आपका एरर जो भी एक्सेप्टेड था या फिर जो भी जिस बेसिस पे आपने कैलकुलेट किया वो उससे ज़्यादा हो जाएगा, जो कि आप नहीं चाहते हैं। अगर आप राउंड अप कर देंगे तो एरर कम होगा, इसका मतलब आप सेफर या मोर एक्यूरेट रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अगेन राउंड अप किया एरर को सेफर साइड में कंसिडर करते हुए, तो 8.7 से आपका टोटल नंबर ऑफ रीइंगेज स्टेशंस या फिर रीइंगेज सैम्पलिंग स्टेशंस हो गए, वो आपके 9 नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, आपके पास प्रेजेंटली कितना है? प्रेजेंट नंबर ऑफ स्टेशंस ये हो जाएंगे आपके 6। रिक्वायर्ड कितने हो गए? नंबर ऑफ स्टेशंस 9, तो एडिशनल स्टेशंस रिक्वायर्ड ये हो जाएंगे आपके 9 - 6 3। तो आपको 3 एडिशनल रीइंगेज स्टेशंस की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको होपफुली क्लियर होगा। आपको एक बार फिर से रन डाउन करके बता देते हैं आपका क्वेश्चन क्या था। आपके पास दिया गया है एक कैचमेंट है जहाँ पे ऑलरेडी 6 रेनगेज स्टेशन है, जहाँ पे एनुअल रेनफॉल कलेक्ट किया गया था। आपको बताया गया कि एरर रेट एक्सेप्टेबल आपके लिए 10% का। आपको पता करना होगा ऑप्टिमम नंबर ऑफ कैचमेंट क्या होगा। ठीक, तो अगेन यहाँ से हमने देखा ऑप्टिमम नंबर ऑफ कैचमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ कैचमेंट शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिवाइड बाय एरर का स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलेगा? ये फॉर्मूला आपके पास 100 इंटू वेरिएशन डिवाइड बाय एवरेज रेनफॉल। एवरेज आपने यहाँ पे निकाला, एवरेज की जो वैल्यू आई आपकी वो 118.6 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला 35.04 सेंटीमीटर। ये सारा डेटा जो आपने यहाँ पे देखा है वो है आपके पास नंबर ऑफ स्टेशन, कितना आपका एवरेज हुआ, क्या आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है और आपका क्या एरर रिक्वायर्ड है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। अगर आपने 100 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई मीन प्रेसिपिटेशन, आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने। उसके बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस आ गए 8.7 स्टेशंस। आपने हमेशा राउंड अप करना है, राउंड डाउन कभी नहीं करेंगे। राउंड डाउन करेंगे तो आपका एरर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। एरर को आपको इंक्रीज़ नहीं होने देना है, आपको हमेशा कंजर्वेटिव डेटा रिप्रेजेंट करना होता है, तो हमेशा राउंड अप करेंगे। अगर आपके पास डेटा 8.1 भी होता है तो आप इसको राउंड अप करके 9 ही करते हैं, इसको 8 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ 8.7 था तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बेसिकली बच गए। तो इसका राउंड अप करने के बाद 9 नंबर्स ऑफ रेनगेजेस होने चाहिए आपके पास। टोटल आपके पास 6, आपको एडिशनली 3 और क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब डिस्कस करेंगे आपका रेनफॉल के डेटा को कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे और मिसिंग रेनफॉल डेटा को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग पास प्रोसीजर है। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट।